रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रमाकांत शर्मा आज सभी के सामने आज लेकर आया हूँ वर्ग 3 की चर्चा। यानी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी टेट या वर्ग 3 के बारे में। एमपी टेट जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वर्ग 3 का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से अखबारों में और सुर्खियों में काफ़ी चर्चा बनी हुई है वर्ग 3 के बारे में कि भाई वर्ग 3 की वैकेंसी आ रही है आ रही है आ रही है। तो उसके बारे में आज सारी जानकारी लेते हैं। और जितने भी 12th पास आउट बच्चे हैं इस साल, जिन्होंने 12th की परीक्षाएं दी हैं, या फिर पिछले वर्ष जिन बच्चों ने 12th की परीक्षाएं दी हैं, या फिर आने वाले वर्षों में जो देने वाले हैं, और जो टीचर बनना चाहते हैं या जिनका सपना है टीचर बनने का, उन सब के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको सारी बेसिक डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, जिससे पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। इस वीडियो में क्या की बात करेंगे हम भैया? सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वर्ग 3 का? अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए काय की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट सबसे पहले जो चाहिए वो हायर सेकेंडरी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए भैया? हायर सेकेंडरी। यानी जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा में जो व्यक्ति बैठना चाहता है, वो कितना पास होना चाहिए? 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है। अब भाई 12th पास आउट तो होना चाहिए, यहाँ पे भी एक शर्त और है। 12th पास आउट होना चाहिए कितने से? मिनिमम 50% अंकों से। ठीक है। कितने अंकों से पास आउट होना चाहिए? मिनिमम 50% अंकों से जो है हायर सेकेंडरी पास आउट होना चाहिए, तभी वो वर्ग 3 की परीक्षा के लिए काबिल हो पाएगा, तभी वो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। और ये 50% जो अंक हैं वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं, यानी कह लिया जाए अनारक्षित वर्ग, या इसको यूआर भी कहते हैं। ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो रहती है उसके लिए है ये। 50% अंकों से क्या होना चाहिए उसके पास? हायर सेकेंडरी यानी 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है। और यहां बात कर दी मैंने भैया अनारक्षित वर्गों की। ठीक है। तो भाई आरक्षित वर्गों को देख लेते हैं। उनके लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उनको वही 5% की छूट दी जाएगी न्यूनतम अंकों में। तो 5% की छूट मतलब यहाँ कितने होने चाहिए? 45% अंक जो है उनको प्राप्त होने चाहिए। अब यहाँ कैटेगरी कौन कौन सी आती है? SC, ST, OBC और EWS। ठीक है। ये इन कैटेगरियों को जो है यहाँ 45% अंक यदि हायर सेकेंडरी में प्राप्त हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे एमपी टेट में बैठने के लिए, एमपी टेट परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और सुन लीजिए, जो 50% अंक हैं जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनारक्षित वर्ग, ये एमपी स्टेट के जो स्थानीय मूल्यवासी है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। मूल्यवासियों के लिए भैया। ये किसके लिए? यहाँ के स्थानीय निवासी या यहाँ के मूल निवासी जो हैं एमपी के, उनके लिए ये। अगर कोई बाहर का अदर स्टेट वाला अगर भरना चाहे तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी तो वही कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी ना। तो उसके लिए 60% अंक। ठीक है। उसके लिए कितना बता रहे हैं भाई? सॉरी यहाँ मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। 60% अंक नहीं, उसके लिए भी 50% अंकों में ही काम हो जाएगा। उसको भी जो है यूआर कैटेगरी में ही गिना जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जनरल कैटेगरी में जो है 50%, उसमें अदर स्टेट वाले को भी किसमें गिना जाएगा? 50% में ही गिना जाएगा। ठीक है। 60% वाला मसला आ गया है, उसको अभी आगे देखते हैं। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन समझ ली होंगी आपने। क्या चाहिए? हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए 12th से, और 12th में 50% अंक अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का अनारक्षित वर्ग का है। ठीक है। तो उसके पास कितना प्रतिशत होना चाहिए? 12th में 50% अंक। और SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करता है तो उसके पास कितने अंक होने चाहिए? 45% अंक, यानी 45% मार्क्स
होने चाहिए उसके पास, ठीक है। और इसके साथ क्या होना चाहिए भाई, वो भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डीएड या फिर डीएलएड का डिप्लोमा जो है होना चाहिए उसके पास, ठीक है। डीएड या डीएलएड का डिप्लोमा या फिर इस डिप्लोमा के कोई समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें यदि आपके पास हैं तो आपका वर्ग 3 का टीचर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, ठीक। देख सकते हैं आप सभी लोग, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वही क्वालिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं वीडियो में। अब बात करते हैं हम अपनी अर्हताओं की, ठीक है। अर्हता का अर्थ क्या है भैया, यहाँ पे मतलब हम ये परीक्षा देंगे तो यहाँ पास कितने कितने अंकों पे माने जाएंगे। इसमें टोटल जो परीक्षा होती है वो 150 अंकों की होती है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें से हम भाई कितने नंबर ले आए कि हम यहाँ इस परीक्षा में पास माने जाएंगे, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वही बात करते हैं। पहली कैटेगरी है 50% वाली कैटेगरी, और एक दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे 60% वाली कैटेगरी। अब 50% की कैटेगरी में और 60% की कैटेगरी में कौन कौन आता है, हम उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो 50% की कैटेगरी में संबंध, जैसे अभी एमपी है तो एमपी के ही लोगों के बारे में बता रहा हूँ। 50% की कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये एमपी के स्थानीय मूल्यवासी होने चाहिए, ठीक है। तो वो यदि इस 150 का 50% यदि ला देते हैं, मतलब कि 75 नंबर यदि ला देते हैं, तो वो इस परीक्षा में अर्ह माने जाएंगे, यानी पास माने जाएंगे, उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब बात आती है ये 60% की। तो अन्य जितने भी होंगे, चाहे तो अनारक्षित वर्ग को ले लें और चाहे किसी अन्य स्टेट वाले स्टूडेंट्स को ले लें, उनके लिए 60% अंक इस की परीक्षा में लेके आना अनिवार्य है। यानी कि 150 का 60% मतलब 90 अंक। 90 अंक यदि आप ले आए तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हैंडीकैप्ड लोगों की, यानी जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग जो लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन की अगर बात करें अपन, तो उनके लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है, उनके लिए भी भैया 50% अंक लाना अनिवार्य है। वो चाहे स्टेट के हों चाहे अदर स्टेट के हों, कहीं के भी हों, सारे के सारे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ये गाइडलाइन बनाई हुई है व्यापम ने कि 50% अंक वो ले आए, वो पास मान लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ बात हो गई अर्हताओं की, ठीक है। अब बात आती है आयु की कि भैया एज कितनी होनी चाहिए। बात क्या की आती है एज की, क्या कुछ ना कुछ यार, अगर अपन ये परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पे एज की भी तो बात होगी कि इतनी एज की हो या आयु, ठीक है। तो आयु में अगर अपन बात करें तो आप 18 वर्ष के यदि पूरे हैं तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहीं नोटिफिकेशन में यह भी पढ़ा था कि 21 वर्ष भैया कैसा, 18 वर्ष कैसा। आप इस परीक्षा में बैठने के लिए 18 वर्ष की उम्र पे मतलब बैठ तो सकते हैं 18 वर्ष की आयु पे। 18 वर्ष का पूरे अगर ही आप होया हुए तो आप इस परीक्षा को दे सकते हो। लेकिन नियुक्ति आपको कितने वर्ष पूर्ण होने चाहिए, मतलब जब आपको नियुक्ति मिलेगी तो आप कितने वर्ष के होने चाहिए, 21 वर्ष के होने चाहिए। इसलिए आपको 18 वर्ष पे ध्यान ना देते हुए मेरी समझ से आपको सीधा ध्यान ये देना है कि भाई हमको 21 वर्ष का पूरा होना है। अगर 21 वर्ष में, जैसे मान लीजिए अगर 20 वर्ष की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति पेपर दे रहा है और फिर नियुक्ति उसकी 21 वर्ष में जाके, मतलब जब वो नियुक्ति होगी तो वो कंप्लीट 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। और लगभग 6 महीने या 1 साल या 2 साल इतना तो समय लग ही जाता है किसी भी सरकारी भर्ती की पूरी प्रोसेस होने में, ठीक है। तो 21 वर्ष आप मिनिमम आयु मान के चलें, ठीक। चलिए देख लीजिए, लिखना हो लिख सकते हैं आप, और वरना फिर हम अपनी आप वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों,
तो हमने अभी बात कर ली है कि क्या क्या भैया हमको क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या अर्हताएं चाहिए, ठीक है। अब उनके आगे अब हम बात कर, और आयु की भी बात कर ली, यानी एज की भी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं भैया वेतन की। अगर हम कोई काम करेंगे तो भाई ये वेतन तो पहले ही चाहिए, भाई बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। बिना लक्ष्मी जी के कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो वेतन की अगर हम बात करते हैं तो वेतन क्या बोल रहा है भैया, 25,300 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन है। ये कितना है? न्यूनतम वेतन कितना है? 25,300, ठीक। और इसके प्लस क्या है भैया? महंगाई भत्ता। क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है आपको वेतन के रूप में मिलेंगी, 25,300 और महंगाई भत्ता। अब जो भी महंगाई भत्ता जब आपकी नियुक्ति होगी और जब आप जॉब में अपीयर करेंगे तो उस हिसाब से जो भी महंगाई भत्ता चल रहा होगा वो आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। अब कोई लोग बोलेंगे भैया ये वेतन आपने कहाँ से बता दिया, या फिर ये सब इतनी चीज़ें कहाँ से बता दी। तो अभी मध्य प्रदेश जो व्यापम है यहाँ का ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन एक डली हुई है। तो उस नोटिफिकेशन में प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बताया गया है, तो वहाँ से ये मैंने पढ़कर आप लोगों को यहाँ बताया है, ठीक है। तो लगभग लगभग यही रहेगा, और जो भी कुछ कम ज़्यादा होगा वो आगे आने वाली नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ों की चर्चा भैया हमने कर ली, ठीक है। इतनी चीज़ों की चर्चा हमने कर ली। अब इसके बाद मेन चीज़ पढ़ाई लिखाई की बात तो हो जाए भाई, कि भाई सिलेबस कितना पढ़ना पड़ेगा हमें। मतलब इतना वेतन तो वही राज्य सरकार आपको देगी, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ तो पूछेगी, पेपर करवाएगी, पेपर में कुछ ना कुछ पूछेगी। अब पेपर को फाइट करने के लिए या पेपर को क्रैक करने के लिए हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, सिलेबस क्या रहेगा, यानी पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो हम पाठ्यक्रम की अगले पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम देखते हैं। तो भाई देखिए आप सभी लोगों के सामने ये एमपी टेट वर्ग 3 का मैंने सिलेबस लिख दिया हुआ है। एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस आप सभी के सामने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा। तो समझ लीजिए भाई कैसे है। पहला भाई आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। जो कितने प्रश्न आएंगे यहाँ से भाई 30 MCQ प्रश्न, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, और 30 मार्क इनके लिए रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको या 1 अंक आपको दिया जाएगा। भाषा प्रथम यानी लैंग्वेज फर्स्ट, वो भी जो आपकी 30 MCQ यहाँ से आएंगे और 30 मार्क्स उसके लिए भी रहेगा। और लैंग्वेज सेकंड, उसमें भी देखो 30 MCQ सेम 30 मार्क्स के लिए। और अगला गणित यानी मैथमेटिक्स आपका जो है 30 MCQ 30 मार्क्स का। फिर आता है लास्ट पर्यावरण यानी EVS जो है, इसके भी 30 MCQ और 30 मार्क है। टोटल जो रहेंगे वो 150 MCQ आपके इस पेपर में आएंगे, और आपको 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। मतलब क्या बोल रहा है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, ठीक है। ठीक, अब कईयों के सवाल उठ रहा है ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड क्या है, तो बता देता हूँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड क्या है। यहाँ पे जो आप माध्यम चुनेंगे, यानी पेपर को करने का जो मीडियम होगा वो क्या है वो रखना है आपको। या तो यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ें रहेंगी, या तो हिंदी रह सकता है या फिर इंग्लिश रह सकता है, ठीक है। अब जैसा कि आपकी चॉइस हो उसके अनुसार आप अपना माध्यम चुन सकते हैं। जैसे आपने अगर हिंदी चुना तो ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा, यानी सारे विषय जो है हिंदी में ही आपके सामने आएंगे, ठीक है। यदि आपने अगर इंग्लिश चुना तो इंग्लिश में ये सारा का सारा जो है पेपर आपको सॉल्व करना, मतलब एक पेपर आपको जो दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, इंग्लिश में दिया जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज सेकंड में क्या रहेगा, लैंग्वेज सेकंड में आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज सेकंड में भाई संस्कृत रहेगी आपकी एक तो, ठीक है। दूसरी उर्दू रहेगी, ठीक। लैंग्वेज सेकंड में आपकी क्या रहेगी, एक तो संस्कृत रहेगी, एक उर्दू रहेगी, ठीक। और हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से जो रहेगा, हिंदी
या इंग्लिश। अब ये हिंदी या इंग्लिश कैसे रहेगा भाई, इन चारों लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ रहेगी, ये भी आपको ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चुनना चाहते हैं, तो ये 30 प्रश्न जो होंगे संबंधित केवल केवल हिंदी विषय के ही आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे संस्कृत विषय के पूछे जाएंगे, यहाँ उर्दू विषय के, यहाँ अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश के। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन सेपरेट रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने पूरा सिलेबस, ये पूरा पाठ्यक्रम मैंने लिख दिया है। तो यहाँ हमारे वर्ग 3 एमपी टेट वर्ग 3 की जानकारी होती है समाप्त। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस साल सन 2024 में वर्ग 3 की परीक्षाएं होंगी? क्या व्यापम हमारा वर्ग 3 की परीक्षाएं करवा पाएगा? ठीक है, बट उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, वर्ग 3 को अन्य शब्दों में प्राथमिक शिक्षक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्राथमिक शिक्षक। ठीक, ये चीज़ क्लियर कर लेना। प्राइमरी टीचर भी बोलते हैं भैया इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए प्राइमरी टीचर। ठीक, अब प्रश्न ये है कि क्या व्यापम जो है इस साल करवाएगा? सुर्खियां ये चली कुछ समय पहले कि अगस्त में वर्ग 3 की जगह आ रही हैं। ठीक है, अब वर्ग 3 की जगह कैसे आ रही हैं वो समझ लीजिए और वो सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अभी। तो मैंने व्यापम की वेबसाइट को काफ़ी खंगाला, MPESB की वेबसाइट को मैंने बहुत देखा, बहुत उस पर खोजबीन की, लेकिन मुझे 2024 की ऐसी कोई जानकारी या कोई भी अभी तक वहाँ पे कोई कैलेंडर अपडेट हुआ ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अखबारों में ज़रूर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी कि जो आने वाला माह है, अगस्त है, अगस्त महीने में जो है माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा करवाई जाएगी। तो उस पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट आप वेट कीजिए, आपको स्क्रीन पे पेपर की कटिंग दिख जाएगी, आपको आपकी स्क्रीन पर पेपर की कटिंग दिख जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग देख सकते हैं पेपर की कटिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इस कटिंग में देखा है पेपर की, मैं पेपर का एक फ़ोटो में इसमें अभी आपको दिखा दिया गया है कि इसमें माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक दोनों की शिक्षक भर्तियों का जिक्र हुआ है अखबार में, दैनिक भास्कर अखबार में, और अगस्त इसके सामने माह लिखा हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे अगर गौर किया हो तो माध्यमिक शिक्षक वाले में भाई विषय शिक्षक भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में साथ में, और प्राथमिक शिक्षक में विषय शिक्षक लिखा ही नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में गायन, वादन, नृत्य, इन सब के शिक्षक वहाँ पे लिखे हुए हैं, किंतु विषय शिक्षक वहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि विषय शिक्षक के लिए कोई जगह जो है मतलब भर्तियाँ जो है करवाएगा व्यापम अभी, और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आई है। और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और ये सारा का सारा डाटा लास्ट जो पेपर हुआ है उसके अनुसार है। वेतन का जरूर मैंने आपसे हाँ सब कुछ A to Z सारी चीज़ें जो है लास्ट जो परीक्षा हुई उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। और जब तक नया पैटर्न विभाग अगर जारी नहीं करे तब तक हमारे लिए यही पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न से तैयारी करेगा। ठीक है, अब जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब नई आ जाएगी और फिर उसमें जो अपडेटेड चीज़ें होंगी तो उनके अनुसार ही फिर हम चलेंगे, और उनके अनुसार मैं आपको एक फिर नया वीडियो और बना दूंगा, काफ़ी आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप टेंशन फ्री रहें, फिलहाल आपको तैयारी इसी पैटर्न पे करनी है, इसी बेसिस पे करनी है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ तब तक नहीं मानेंगे जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी नहीं हो जाता व्यापम की तरफ से। ठीक है, MPESB की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कोई भी किसी भी प्रकार की हम नहीं मानेंगे। वैसे अफवाहें तोड़ती रहती हैं, अफवाहों की बात ही क्या है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई हो, और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सभी लोगों का धन्यवाद।